तो चलिए शुरुआत करते हैं अब खबरों की। मथुरा में गोवर्धन विकास खंड के गांव लोरिया पट्टी के प्राथमिक विद्यालय और सोख के देहात गांव तसिया के विद्यालय की बिल्डिंग जर्जर हालत में है। प्रधान अध्यापक भूप सिंह ने ये बताया है कि कई बार लिखित शिकायत कर चुके हैं, मौखिक भी अवगत करा चुके हैं। 2 दिन पहले ही बीएसए महोदय दौरे पर आए थे, उनको भी अवगत कराया था, लेकिन प्रशासन का कोई इस पर ध्यान नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 2 दिन पहले भी मार्ट ब्लॉक के गांव बेगमपुर में विद्यालय की छत गिरने से बच्चा घायल हो गया था, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बेटा ये जो ऊपर आपके लिए ऊपर से जो छत गिर रही है वो कितने दिन? मैं पहले संजय सिंह सर खनिज चावल थे, उनको अपने मैंने लिखत में शिकायत दी। उसके बाद जितेंद्र सर आए, उनको मैंने लिखत में बीआरसी में शिकायत दी। उसके बाद सडनली हमारे बीएसए महोदय का भी यहाँ दौरा हुआ, उनको भी मैंने अपनी स्थिति से रूबरू कराया। तो वो बोल रहे थे कि एडीओ पंचायत को, सेक्रेटरी को दो, और 4 लिखित शिकायत पत्र हैं मेरे पास, में दे चुका हूँ, लेकिन मेरी सुनवाई कहीं हुई नहीं है। मैं भी डरता हूँ, मेरे बच्चे भी डरते हैं। अपने बच्चों से भी बात कर ली है, कभी मेरे सिर पे गिरता है, कभी बच्चों के सिर पे गिरता है। 2 ही कमरे हैं, दोनों ही डैमेज हैं। तो वहीं मेरठ में दीपक त्यागी हत्याकांड में परिजन और ग्रामीणों का लगातार पुलिस के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। दीपक का शव सड़क पर रखकर परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। परिजनों का ये कहना है कि परिजन लगातार पुलिस के खुलासे पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस प्रशासन लोगों को समझाने में नाकाम साबित हो रहा है। दीपक के पिता का ये कहना भी है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। परिजनों का ये कहना है कि जब तक घटना का सही से खुलासा नहीं होगा, वे प्रदर्शन और जाम जारी रखेंगे। पहली बात ये थी कि सही बात है, वो जो है वो मैं आप लोगों का देखिए, जैसा आप जानते हैं कि दीपक त्यागी हैं जिनकी हत्या हुई थी, और उनका जब इसका खुलासा हुआ केस का, तो यहाँ पे जो परिवार वाले हैं और बाकी जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनसे, उनके द्वारा ये कहना था कि हमारे हिसाब से ये सही तरीके से केस को इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया है और हमें इस पे भरोसा नहीं है। तो उन लोगों की अपनी डिमांड्स थी। उन्होंने एक ज्ञापन आज मुझे और कप्तान साहब को दिया है, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया है कि उनकी ये डिमांड्स हैं और इन पे 8 तारीख तक विचार किया जाए। तो हम लोगों ने वो ज्ञापन ले लिया है और हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, और हम लगातार परिवार से भी और लगातार सभी लोगों से बात भी कर रहे हैं। तो वहीं फिरोजाबाद में बाइक चोरी करने वाले गैंग का थाना रामगढ़ पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने एक गैंग के 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से चोरी की 4 बाइक समेत 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस ने साथी रोड पर चेकिंग के दौरान मामले का खुलासा किया। सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव के नेतृत्व में मामले की कार्रवाई की गई है। थाना रामगढ़ पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक शातिर गिरोह पकड़ा गया है, जिससे पूछताछ में ये तथ्य प्रकाश में आया है कि इनके द्वारा हाल ही में कुछ मोटरसाइकिल तथा मोबाइलों की चोरी की गई थी। इनके कब्जे से मोटरसाइकिल तथा 3 मोबाइल बरामद किए गए हैं। सर, कोई आपराधिक इतिहास इनका? आपराधिक इतिहास संबंध में विवरण तलाशा जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तो वहीं सहारनपुर के थाना गंगोह के मोहल्ला टाकाना कस्बे गंगोह में संदिग्ध परिस्थिति में युवक की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक युवक अपनी बहन के यहां रिश्तेदारी में आया था। वह परिजनों ने हत्या की आशंका भी जताई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो वहीं हापुड़ में पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त 4 मोबाइल फोन और एक कार भी बरामद की है। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र का है। 4 दिन पहले थाना देहात क्षेत्र के बाईपास पर धनौरा कट के पास पुलिस को एक शव पड़ा होने की सूचना मिली थी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अज्ञात शव की गर्दन पर धारदार हथियार के निशान थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। ये दिनांक 29/9/22 को जो मेरठ हापुड़ बाईपास है, इसमें धनौरा कट के पास एक युवक की डेड बॉडी मिली थी खेत में, और इसमें अज्ञात में अभियोग पंजीकृत किया गया था हापुड़ देहात थाना क्षेत्र में। इसमें जो सर्विलांस टीम और थाने की टीम इसमें लगी हुई थी। इस जो व्यक्ति था जिसकी डेड बॉडी मिली थी, उसकी पहचान
ऋषिपाल सैनी जो कि बिजनौर जनपद में नूरपुर थाना क्षेत्र में दरियापुर गांव का रहने वाला था। तो अब खबर बिजनौर से है, जहां बेरोजगार युवक ने यूपी पुलिस की फर्जी वर्दी पहनी। बता दें कि युवक पुलिस की वर्दी पहनकर जनता से ठगी करता था। पड़ोसी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। थाना कोतवाली शहर बिजनौर के आवास विकास कॉलोनी का ये पूरा मामला है। तो वहीं एटा के थाना निधौली कला क्षेत्र में वारंटी को पकड़ने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया है। पुलिस के साथ मारपीट के बाद वारंटी आरोपी को छुड़ाया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस पर तोड़फोड़ और घरेलू सामान तोड़ने का आरोप भी लगाया है। लोगों ने बताया है कि आधा दर्जन से ज्यादा ग्रामीण घायल हुए हैं। साथ ही महिलाओं ने पुलिस पर बर्बरता करने का भी आरोप लगाया है। पुलिस की कार्रवाई से आक्रोशित ग्रामीणों ने आज हंगामा भी किया। वहीं मौके पर एडिशनल एसपी धनंजय सिंह कुशवाहा और सीओ जलेसर पहुंच गए। जिले के पुलिस अधिकारियों ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी किया है। तो देखिए, एटा का पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस पर बर्बरता का आरोप ये लगाया गया है। दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी हालांकि दिया गया। आपको बता दें, वारंटी को पकड़ने पुलिस गई थी और इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला किया और बताया जा रहा है कि पुलिस पर बर्बरता करने का भी ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। जिसके बाद मौके पर एएसपी और सीओ पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर पुलिसकर्मी दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। मतलब उसने साहब पुलिस आई थी पहले, वो कोई था मतलब जो उसको पकड़ने के लिए, ठीक है। उसके पकड़ने के चक्कर में मतलब जो है यहाँ पे पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया है। इतना तो हमने सुना है। यहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी थी, इसमें तोड़फोड़ की। हम तो यहाँ पे कोई फंक्शन था इसलिए हमको बुलाया गया था, ठीक है। यहाँ पे बुलाने के बाद में हम लोग वहाँ पे खाना वाना खा रहे। अब वो पुलिस आई है तो यहाँ से ही चालू कर दिया उन लोगों ने। पहले मेरी गाड़ी तोड़ी है। गाड़ी में कम से कम नहीं तो 30 से 35 हज़ार रुपये का खर्चा है। तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी की शाहजहांपुर जेल में बंद महिला बंदियों के साथ मुफ्त में सजा काट रहे मासूमों के चेहरों पर मुस्कान लाने और उनको तनाव से दूर रखने के लिए जेल अधीक्षक मिजाजी लाल लगातार प्रयास कर रहे हैं। जेल अधीक्षक मिजाजी लाल के इस प्रयास से महिला बंदी ही नहीं बल्कि सभी बंदियों ने सराहना की है। आपको बता दें कि कारागार में महिला बंदियों के साथ रह रहे सभी बच्चे बेगुनाह होते हुए जेल की सजा काट रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि कम उम्र और परिवार में देखभाल करने वाले का ना होना। जेल अधीक्षक की तरफ से जेल में रहने वाले बच्चों को उनका पालन पोषण, पौष्टिक आहार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, खेलकूद और लाड प्यार में कोई कमी ना रह जाए, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। जेल में सांस्कृतिक कार्यक्रम, महिला नृत्य, संगीत और बच्चों के जन्म समेत सभी कार्यक्रम किए जाते हैं, जिनमें छठी, नामकरण, मुंडन और इसके साथ ही जन्मदिन भी शामिल है। आज कारागार में निरुद्ध महिला बंदी संतोषी की 4 वर्षीय मासूम बच्ची ज्योति का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। उक्त कार्यक्रम जय गणेश जन सेवा समिति के सौजन्य से आयोजित किया गया। सभी बच्चों को केक और गिफ्ट भेंट किए गए तथा सभी महिला बंदियों को केक और फल भेंट किए गए तथा सभी महिला बंदियों ने वाद्य यंत्र बजाकर
तो वहीं फिरोजाबाद में एसएसपी आशीष तिवारी के आदेश के बाद लोडर वाहनों में ले जाई जा रही सवारियों के वाहनों की धरपकड़ अब शुरू हो गई है। पुलिस ने जिला की सीमाओं पर बड़े स्तर पर अपर चेकिंग अभियान चलाया है। इसके साथ ही दर्जनों वाहनों को सीज कर दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में भी पुलिस लगातार ऐसे वाहनों की धरपकड़ कर रही है। कानपुर में ट्रॉली पलटने से 26 लोगों की मौत के बाद सूबे की मुखिया ने चेकिंग अभियान चलाने का आदेश दिया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दर्जन भर चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया। फिरोजाबाद नगर क्षेत्र के निवासियों से मेरा तथा फिरोजाबाद पुलिस की ओर से यह आग्रह तथा निवेदन है कि यात्रा सुरक्षित वाहनों में ही करें, अपने जीवन को कतई भी खतरे में न डालें। किसी भी प्रकार के असुरक्षित वाहन में या मालवाहक वाहन में जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली में यात्रा कतई ना करें, ये नियम संगत नहीं है। अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही आपने एक बड़ी घटना देखी इस संदर्भ में, इसमें किसी प्रकार को जीवन में खतरे में न डाला जाए। तो वहीं गाजियाबाद में बेखौफ बदमाशों ने थाना टीला मोड़ क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम दिया है। बता दें कि बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने हथियार के बल पर रिटायर्ड फौजी के साथ लूटपाट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे रिटायर्ड फौजी ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने गोली मार दी। आपको बता दें, भोपुरा रोड पर सुबह करीब 6 बजे की एक घटना बताई जा रही है। इसके साथ ही पीड़ित रिटायर्ड फौजी भोपुरा रोड पर स्थित एक प्लॉट में काम करता है। तो देखिए, गाजियाबाद की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर एक फौजी पर गोली चला दी गई। रिटायर्ड फौजी से लूट की कोशिश की गई थी और जब इसका विरोध किया गया तो हथियार के बल पर फौजी के साथ लूटपाट की गई। अब रिटायर्ड फौजी से लूट की कोशिश की गई है और अब फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। विरोध करने पर बदमाशों ने गोली भी मारी और अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सुबह 5:30 सवा 5 बजे करीब यहाँ से निकला, 5:20 पे करीब निकला हूँ मैं यहाँ से अपने प्लांट में। अपनी फर्स्ट शिफ्ट में मेरी ड्यूटी थी जी, मुझे 6 बजे ड्यूटी पकड़नी, तो 5:20 पे यहाँ से चला। तकरीबन 10 मिनट का रास्ता होता है यहाँ से वहाँ जाने के लिए, मेरा प्लांट में जाने जी। पैदल अपना रोड के किनारे किनारे जा रहा था। तो इधर ये अपना ऑक्सी होम और कोयले गेट के बीच में जी, वहाँ पर सुनसान जगह पर पीछे से आए एक बाइक में 3 लड़के जी, ज़्यादा उम्र दराज भी नहीं, तो 20-25 साल के थे। वो आए और उन्होंने सीधे से मोटरसाइकिल रोकी और झपटा मारना शुरू किया मेरे पास आगे पीछे से। और क्या है, जल्दी निकाल। एक दोनों के पास तमंचे थे जी। एक ने पेट पर रखा ऐसे और एक हाथ से सर्च कर रहा था मेरे को। एक ने यहाँ करपट्टी में रखे, वो भी एक हाथ से वो भी सर्च कर रहा। बोले जल्दी दे, गाली गलौज की भाषा में इस टाइप से बोल रहे थे। तो चलिए अब बात ग्रेटर नोएडा की करेंगे, जहां अपहरणकर्ताओं से बच्चों को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों को सौंप दिया गया था। बता दें कि अपहरणकर्ताओं ने बच्चे को परिजनों से 30 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी थी, जिसके बाद पुलिस ने बच्चे को बरामद कर लिया था। वहीं पुलिस कमिश्नर बच्चे के परिजनों से मिलने के लिए उनके घर गए और वहां पर ग्रामीणों और बच्चों के परिजनों ने कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी के पूरी टीम को सम्मानित भी किया है। वो तस्वीरें भी देखिए आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि बच्चे को बचाने के लिए पुलिस का बदमाशों के साथ एनकाउंटर भी हुआ था, जिसके बाद 2 बदमाशों को पकड़ने में पुलिस कामयाब भी रही थी। वहीं पुलिस टीम को 50,000 रुपए का इनाम भी दिया गया है। वहीं डीजीपी ने 1 लाख रुपए का इनाम दिया है। आपको बता दें कि हर्ष के पिता मेघ सिंह ने ये बताया है कि हर्ष दोपहर 12:30 बजे अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी अचानक वो गायब हो गया। उसके मोबाइल पर आई कॉल से ये पता चला कि हर्ष का अपहरण हो गया है और उस कॉल को मेरी बेटी ने रिसीव किया था। आपको बता दें कि बेटी दुकान पर बैठी हुई थी और फोन वहीं चार्जिंग पर लगा हुआ था। की सूचना मुझे मिली थी जी 12:30 बजे। कब रात के? दिन के बाद। हाँ जी। फिर क्या किया आपने, फोन किया? मेरी लड़की थी दुकान पे, उसके पास कॉल आ रही थी बार बार। मैं मेरे फोन चार्जिंग पे लग रहा था दुकान पे, तो उसके पास कॉल आ रही थी। तो उसने एक बार कॉल उठाई तो उसने बोले अपने पापा से बात कराओ। ये नहीं बताई मैं कौन बोल रहा हूँ। लड़की के पास कोई हाँ नहीं, वहाँ दुकान पे अकेली थी। मैं कही पापा आएगा तो मैं बात करा दूँगी। मैं जैसे ही 3:30 बजे दुकान पे पहुँचा तो उसकी कॉल आ रही थी। कॉल आती मैंने कॉल उठाई तो बोलने लगा आपने 4 घंटे से फोन बजा रहा में, आप कहाँ थे? मतलब कि मैं तो घर पे सो रहा था जी, लड़की थी दुकान पे। एक बदमाश वहाँ पर उसकी
घायल हुआ, जिसको अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी बताया गया है कि अब मृत्यु हो गई है। और इसमें बालक को सकुशल उसके परिजनों को सौंप दिया गया है और इसमें आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या फिरौती दे दी गई थी बच्चे छुड़ाने के लिए सर? हाँ, बच्चे के जीवन को बचाने के लिए ये आवश्यक था और उस समय ये अपराधियों ने इसमें फिरौती ले ली थी, लेकिन वो सभी जो है बरामद हो गए हैं और बच्चा सकुशल अपने परिवार में। सर, कितनी फिरौती मांगी थी सर? कितने इसमें बरामद हुई? इसमें 30 लाख की मांग हुई थी और कितना बरामद हो गया? 29 लाख के करीब इसमें बरामद हो चुका है। तो वहीं नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार भी कर लिया गया। बता दें कि अभियुक्त ने पुलिस फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से चोरी की एक बाइक, अवैध शस्त्र और 10,000 की नकदी बरामद की गई है। तो वहीं बुलंदशहर में जम्मू तवी एक्सप्रेसवे का डिब्बा पटरी से उतरने पर डीएम और एसएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। डीएम सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने मौके पर पहुंचकर घटना का निरीक्षण किया। रेलगाड़ी में सवार यात्रियों से डीएम और एसएसपी ने उनका हालचाल भी जाना है। साथ ही यात्रियों के लिए अन्य रेलगाड़ी की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन किसी तरीके की जनहानि होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। तो देखिए, बुलंदशहर का ही पूरा मामला आपको दिखा रहे हैं। तो रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा सहित 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे बीजेपी गठबंधन और उद्धव ठाकरे के बीच मुकाबला है, तो बिहार में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से बीजेपी को मुकाबला करना है। वहीं हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई की किस्मत का फैसला होगा। तो 6 राज्यों में उपचुनाव का ऐलान, 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट सीट से लेकर बिहार की मोकामा गोपालगंज, हरियाणा की आदमपुर, यूपी की गोला गोकर्णनाथ और ओडिशा की धामनगर विधानसभा सीट है। बिहार और महाराष्ट्र में हुए सियासी बदलाव के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में शिंदे गुट बीजेपी, तो बिहार में नीतीश तेजस्वी की साख दांव पर लगी हुई है। मौजूदा उपचुनाव बिहार और महाराष्ट्र की सियासत का फैसला करेगा। शिवसेना में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े की लोकप्रियता की पहली परीक्षा 3 नवंबर को मुंबई की अंधेरी ईस्ट सीट पर होने वाले उपचुनाव में होगी। ये सीट शिवसेना विधायक रमेश लटके के निधन हो जाने से रिक्त हुई है। अंधेरी ईस्ट सीट पर बीजेपी और शिंदे गुट ने मुंबई नगर निगम के पूर्व पार्षद मुर्जी पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने दिवंगत रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके को कैंडिडेट बनाने की संभावना है। एनसीपी अंधेरी ईस्ट सीट पर उद्धव ठाकरे के प्रत्याशी को समर्थन करेगी, तो कांग्रेस ने अभी तक फैसला नहीं लिया है। उद्धव और शिंदे बीजेपी दोनों गुटों के लिए यह उपचुनाव प्रतिष्ठा से जुड़ा है, क्योंकि इसका परिणाम दोनों के सियासी परिणाम पर मुहर लगाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि उपचुनाव नतीजे का असर महाराष्ट्र में होने वाले बीएमसी चुनाव पर भी पड़ेगा। बिहार में नीतीश तेजस्वी की प्रतिष्ठा दांव पर। सियासी बदलाव के बाद पहली बार उपचुनाव। गोपालगंज और मोकामा सीट पर होगी वोटिंग। नीतीश ने बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी से नाता जोड़ा। बिहार की नई सरकार ने रोजगार पर दिया जोर।
उपचुनाव के नतीजे 2024 की दिशा दशा भी करेगा तय। ये महज उपचुनाव नहीं है, बल्कि इसे अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसमें सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा के साथ महागठबंधन के नेता के रूप में तेजस्वी यादव की साख भी दांव पर लगी है। उपचुनाव के नतीजे 2024 के विधानसभा चुनाव की दशा और दिशा भी तय करेंगे। गोपालगंज और मोकामा सीट पर नीतीश तेजस्वी सरकार की पहली परीक्षा तो बीजेपी के लिए इम्तिहान है। मोकामा सीट आरजेडी के विधायक रहे अनंत कुमार को 10 साल की सजा होने के चलते रिक्त हुई है, तो गोपालगंज सीट पर बीजेपी विधायक सुभाष सिंह के निधन से खाली हुई है। सियासी समीकरणों के लिहाज से मोकामा में गठबंधन और गोपालगंज में बीजेपी मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में बीजेपी और महागठबंधन के बीच ये चुनाव प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। मोकामा अनंत सिंह का गढ़ रहा है और मतदाताओं के बीच लोकप्रिय है, लेकिन बिहार में बने नए समीकरण गोपालगंज सीट पर बीजेपी के लिए कठिन बना सकते हैं। माना जा रहा है कि गोपालगंज सीट पर बीजेपी से कुसुम देवी उतर सकती हैं। महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के किसी नेता को संयुक्त उम्मीदवार बनाकर उतारने की तैयारी है। मोकामा सीट पर आरजेडी खुद चुनाव लड़ने की तैयारी में है और अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी उम्मीदवार हो सकती हैं। हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव। कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के साथ ही खाली हुई सीट। कांग्रेस मजबूत कैंडिडेट उतारने की तैयारी में। पूर्व मंत्री संपत सिंह और मुक्केबाज विजेंदर पर लगा सकती है दांव। हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। ये सीट पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे से खाली हुई थी। वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। माना जा रहा है कि उपचुनाव में कुलदीप बिश्नोई या उनके बेटे भव्य बिश्नोई बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतर सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस मजबूत कैंडिडेट उतारने की तैयारी में है, जिसे लेकर पूर्व मंत्री संपत सिंह और मुक्केबाज विजेंदर सिंह में किसी एक पर दांव खेल सकती है। यूपी में बीजेपी बनाम सपा की लड़ाई। लखीमपुर खीरी जिले में होगी वोटिंग। गोला गोकर्णनाथ की सीट पर उपचुनाव। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा की सीट पर उपचुनाव हो रहा है। ये सीट बीजेपी के विधायक रहे अरविंद गिरी के निधन के कारण खाली हुई है। अरविंद गिरी 5 बार इस सीट से विधायक रहे हैं। ऐसे में बीजेपी हर हाल में इस सीट को अपने पास रखने की कवायद में लगी हुई है। तो वहीं सपा आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर मिली हार का हिसाब बराबर करना चाहती है। माना जा रहा है कि बीजेपी गोला गोकर्णनाथ सीट पर अरविंद गिरी परिवार से किसी को उतार सकती है, तो सपा मजबूत कैंडिडेट देकर जबरदस्त मुकाबला बनाने की प्लानिंग में है। डेस्क रिपोर्ट नेटवर्क 10। तो इन खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।